एक लंबे अरसे तक, एक लंबे कार्यकाल तक शासन करने वाली यह पार्टी, अगर इसकी मनोदशा यह है कि तुष्टीकरण से ही भारतीय राजनीति में स्थापित हुआ जा सकता है, तो यह प्रयोग कांग्रेस का काफी लंबा है। सत्ता से महज 10 वर्षों की दूरी ने कांग्रेस को इस तरह से बेनकाब किया है कि उनकी इस नीति से जनमानस भी अब धीरे धीरे परिचित होने लगा है। कहा कि गीता प्रेस को गांधी शांति पुरस्कार देने का अर्थ वीर सावरकर और गोडसे को पुरस्कार देने जैसा है। नमस्कार, मैं डॉक्टर राजनारायण पांडे, नया त्रिकांड से। मित्रों, इन दिनों एक बड़ी चर्चा हो रही है कि भारत सरकार द्वारा नेहरू संग्रहालय का नाम बदल करके प्रधानमंत्री संग्रहालय कर दिया गया है। इस विषय को लेकर के कांग्रेस के साथ साथ कुछ अन्य दलों में बड़ी तीखी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। जबकि आपको यह बताएं कि नेहरू संग्रहालय एक लंबे समय से जीर्ण शीर्ण अवस्था में पड़ा हुआ था। एक तरह से आप कह सकते हैं कि वह उपेक्षित। वर्तमान सरकार के द्वारा उसका जीर्णोद्धार किया गया, उसका मॉडिफिकेशन भी किया गया और उसमें कुछ और चीजें भी जोड़ी गई और उसका नाम बदल करके प्रधानमंत्री संग्रहालय रख दिया गया। यह बात काफी नागवार गुजरी कांग्रेस को, क्योंकि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी के नाम को बदलना उन्होंने अपने शान और अपने आन बान के विपरीत समझा। जबकि यदि देखा जाए तो अब तक के प्रधानमंत्रियों के नाम पर वह संग्रहालय जो निर्मित हुआ है, उसमें सभी प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल, उनकी उपलब्धियां और उनके कार्यकाल से जुड़े अन्य जो है कार्यक्रमों को उसमें लाया गया है। लेकिन इस बात को लेकर के प्रधानमंत्री का कद कितना ऊंचा है, कितना नीचा है, पंडित जवाहरलाल नेहरू कितने ऊंचे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कितने नीचे हैं, इस तरह की चीजों को ला करके एक जो है बखेड़ा खड़ा किया जा रहा है, जबकि यह तथ्यों से परे है। अगर संग्रहालय को एक तरीके से तैयार किया गया तो उसमें सभी प्रधानमंत्रियों का नाम आना चाहिए। एक लंबे समय से यह बात चल भी रही थी कि बहुत से ऐसे प्रधानमंत्री थे जिनके कंट्रीब्यूशंस को नहीं लाया गया था। तो इस मांग को दृष्टिगत रखते हुए वर्तमान सरकार ने यह कार्य किया कि सभी प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल को उसमें शामिल किया। यदि देखा जाए तो प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के शान और उनकी उपलब्धियों को लेकर के किसी भी प्रकार की कोई उसमें कोताही नहीं बरती गई, बल्कि उन्हें एक प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में, उनकी उपलब्धियों के रूप में दिखाया भी गया। लेकिन विरोध तो विरोध, और चूंकि कांग्रेस का स्वभाव ही है विरोध करना। कांग्रेस जब से सत्ता से बाहर हुई है, तब से उसने लोकतंत्र के नाम पर एक विरोध तंत्र की नीति को विकसित कर लिया है। अब विरोध तंत्र की नीति में क्या क्या चीजें शामिल है, चूंकि ये एक बृहद दायरा है, देखा जाए तो कभी धर्म संस्कृति का विरोध, तो कभी राम मंदिर का विरोध, तो कभी तीज त्योहारों का विरोध। तो इस तरह की परंपराओं को लेकर के कांग्रेस जिस राजनीति को गढ़ना चाह रही है, उसे जनमानस भी खूब समझ रहा है। एक लंबे अरसे तक, एक लंबे कार्यकाल तक शासन करने वाली यह पार्टी, अगर इसकी मनोदशा यह है कि तुष्टीकरण से ही भारतीय राजनीति में स्थापित हुआ जा सकता है, तो यह प्रयोग कांग्रेस का काफी लंबा है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय से ही यदि आप देखें तो बहुसंख्यक समाज के प्रति
कांग्रेस पार्टी की उदासीनता स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। यह कोई आरोप नहीं है, यह तथ्यपरक जानकारियों के आधार पर यह बात कही जा रही है। चाहे राम सेतु की बात की जाए, राम मंदिर की बात की जाए, सोमनाथ के जीर्णोद्धार की बात की जाए, इन सब में कांग्रेस ने अपनी निष्पक्षता के बजाय विरोध के स्वर को ज्यादा बुलंद किया। स्वतंत्रता आंदोलन को भी लेकर के अगर देखा जाए तो कांग्रेस के प्रबुद्ध वक्तागण ये कहते आए हैं कि आजादी भी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और नेताओं की ही देन है। आजादी के आंदोलन में समूचा जनमानस यथा सामर्थ्य के अनुरूप कार्य किया, लेकिन सत्ता से महज 10 वर्षों की दूरी ने कांग्रेस को इस तरह से बेनकाब किया है कि उनकी इस नीति से जनमानस भी अब धीरे धीरे परिचित होने लगा है। देश तो देश, विदेश में भी इस तरह से विरोध चल रहा है। विरोध के नाम पर अभी हाल में कल लगभग 100 वर्षों से अधिक समय से भारतीय जनमानस के बीच में आस्था का बीज रोपण करने वाली गीता प्रेस, जो सन 1923 से स्थापित, परम श्रद्धेय श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार द्वारा स्थापित यह प्रेस सिर्फ धार्मिक पुस्तकों के प्रकाशन के लिए ही नहीं जाना जाता। स्वतंत्रता आंदोलन में श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार की जो भूमिका थी वो किसी से छुपी नहीं थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर के महात्मा गांधी तक इस चीज को स्वीकार करते हैं कि श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार का स्वतंत्रता आंदोलन में कितना बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा। लेकिन अभी 2 दिन पहले भारत सरकार ने महात्मा गांधी शांति पुरस्कार के रूप में गीता प्रेस को चुना, तो यह बात कांग्रेस को अखर गई। कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता जयराम रमेश ने इस घोषणा के तुरंत बाद ही एक ट्वीट कर अपना कांग्रेस का पक्ष प्रस्तुत किया। कहा कि गीता प्रेस को गांधी शांति पुरस्कार देने का अर्थ वीर सावरकर और गोडसे को पुरस्कार देने जैसा है। लेकिन यदि देखा जाए तो यह जनमानस को यह बात कांग्रेस की चुभ सी गई। 41 करोड़ से अधिक धार्मिक पुस्तकों का प्रकाशन गीता प्रेस सिर्फ एक प्रकाशन संस्थान ही नहीं है, वह एक तपोभूमि है। वहां के कार्य करने वाले एक एक कार्यकर्ता स्वयं का जीवन एक तपस्वी की भांति जीते हैं। और गीता प्रेस को लेकर के महात्मा गांधी ने भी कुछ इन शब्दों में कहा था कि गीता प्रेस को कभी कल्याण पत्रिका में विज्ञापन नहीं लेना चाहिए। लगभग 100 वर्षों के प्रकाशन के बाद भी गीता प्रेस के किसी भी अंक में किसी भी प्रकार का कोई विज्ञापन नहीं आता है, जबकि मीडिया पूरी तरीके से बदल गया है। विज्ञापनों का विरोधी होने के नाते महात्मा गांधी ने यह बात इसलिए कही थी कि चूंकि एक पवित्र कार्य के लिए जानी जा रही है, इसलिए इस तरह से के प्रकाशनों में कभी विज्ञापन को स्थान नहीं मिलना चाहिए। गीता प्रेस को लेकर के जिस तरीके से कांग्रेस ने अपनी इस मानसिकता का परिचय दिया है, इसने जनमानस को एक तरह से हिला करके रख दिया। इतना विरोध उस बहुसंख्यक समाज का, इसके बलबूते कांग्रेस ने सत्ता का स्वाद चखा। लेकिन डिजिटल मीडिया के इस दौर में कांग्रेस का वह स्वरूप जरूर उभर करके सामने आ रहा है कि उनकी अपनी समझ क्या है। गीता प्रेस एक ऐसा संस्थान है जिसमें आज भी आदर्श और मूल्य वो कायम है
जो आम जनमानस के लिए प्रेरणा का स्रोत है। गीता प्रेस ने पुरस्कार की इस घोषणा के बाद उन्होंने धनराशि लेने से तो स्पष्ट रूप से मना कर दिया, लेकिन यदि देखा जाए तो इसके अपने भी कई प्रश्न हैं जिसका उत्तर कांग्रेस के लोगों को देना होगा। हालांकि यदि देखा जाए तो कांग्रेस के भीतर भी इस विषय को लेकर के लोगों ने आपत्तियां जताई हैं। उन्होंने कहा गीता प्रेस का विरोध बहुसंख्यक हिंदू समाज का सीधे तौर पर विरोध है। दुनिया के सभी देशों में फैले सनातन धर्म को मानने वाले लोग, शायद ही कोई ऐसा घर परिवार होगा जिसके पास गीता प्रेस से प्रकाशित पुस्तक ही ना। मैं इस विषय को लेकर के ये कहना चाहूंगा कि गीता प्रेस का विरोध निरर्थक है और इस तरह के विरोध को लेकर के अगर कांग्रेस इस पार्टी को अपना आगे ले जाएगी तो इसके अपने परिणाम होंगे। कांग्रेस का ये विरोध यूं ही नहीं है। यदि आप देखें तो लंबे समय तक के कार्यकाल में गांधी और नेहरू परिवार के नाम पर पूरे भारतवर्ष में 600 से अधिक सार्वजनिक संपत्तियां हैं जो सिर्फ इसी परिवार के नाम पर हैं। मैं अगर आपको बताऊं तो ये चीजें आपको सोच करके ताज्जुब होगा कि क्या इस देश के निर्माण में कांग्रेस के अतिरिक्त किन्हीं अन्य राजनीतिक पार्टियों का या व्यक्तियों का योगदान नहीं रहा। मैं आपको अगर बताऊं तो आप ये समझ लीजिए कि राज्य सरकार की योजनाओं के नाम अगर देखा जाए तो लगभग 52 राज्य सरकार के स्तर की योजनाएं गांधी नेहरू परिवार की। खेल और टूर्नामेंट के नाम पर लगभग 23 पुरस्कार और ट्रॉफी भी गांधी परिवार के नाम पर। शैक्षणिक संस्थान की अगर बात की जाए तो राजीव गांधी से लेकर के नेहरू परिवार के नाम पर लगभग 55 संस्थान ऐसे हैं जो नेहरू और गांधी परिवार के हैं। जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी सहित अगर कुल शैक्षणिक संस्थानों की बात की जाए तो यह संख्या लगभग 98 के आसपास है। भारत की 74 सड़कें गांधी नेहरू परिवार के नाम, 51 अवार्ड भी गांधी परिवार, लगभग 40 चिकित्सा संस्थान भी नेहरू गांधी परिवार के नाम, 15 स्कॉलरशिप, 15 नेशनल पार्क भी इसी परिवार के नाम है। इसी फहरिस्त में अगर बात करें हम तो 5 एयरपोर्ट और बंदरगाह भी है। अगर यदि कुछ और योजनाओं को जोड़ लिया जाए तो यह संख्या इससे कहीं ज्यादा हो। इन सब चीजों के बावजूद भी यदि किसी संस्था या संस्थान के नाम को लेकर के कोई पहल होती है तो वो कांग्रेस को बहुत चुभती है। अवार्ड किसको मिलेगा, किसी संस्थान का निर्माण कैसे होगा, देश की आर्थिक नीतियां कैसे तय होंगी, इन सब चीजों के पीछे यदि किसी नई पहल को लेकर के, किसी नई योजना को लेकर के सरकार के द्वारा कुछ किया जाता है तो विरोध के स्वर उठ खड़े होते हैं। किसी भी सरकार का चुनाव जनता के द्वारा होता है। यदि एक जनमत के आधार पर चुनी हुई सरकार जनहित में कोई कार्य कर रही है तो उसका विरोध जनता का विरोध माना जाता है। जब आप सत्ता में थे तो आपने अपने मन मुताबिक कार्य किए, उसे भी जनता ने देखा, जांचा और परखा।
वर्तमान सरकार जो कार्य कर रही है उसे भी जनता देख रही है, परख रही है और समझ रही है। किसी भी राजनीतिक दल को अपनी सुविधा के अनुसार लोकतंत्र को परिभाषित करना छोड़ देना चाहिए। जनता जिसे अवसर देगी वो उस अनुसार कार्य करेगा। वैश्विक स्तर पर भारत जिस भूमिका का निर्वहन करने जा रहा है, अब तक तो नहीं हो पाया ये, कुछ तो खामियां रही होंगी। कार्यों के प्रति उदासीनता, समयबद्ध तरीके से कार्यों का ना होना, लचर अर्थव्यवस्था, ऐसे बहुत से मुद्दे हैं। यदि इन सब चीजों की बात की जाए तो मुद्दे बहुत से हो जाएंगे। कोविड प्रबंधन की बात की जाए तो भी उसमें ये चीजें पाई जा सकती हैं कि 19 से 20 साल लग गए पल्स पोलियो के टीके को विकसित करने में। यदि इतना ही समय कोविड के भी टीके का विकसित करने का टाइम मिला होता तो आज क्या स्थिति होती, इसे आसानी से समझा जा सकता है। तो इस प्रकार से यदि देखा जाए तो विरोध विरोध और विरोध लोकतंत्र का स्वरूप है। इसी हिसाब से संविधान को परिभाषित किया जा रहा है, ये ठीक है। धन्यवाद।